जय भास्कर। पुण्याकृति चैनल पर चल रहे मग संदेश श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। पिछले प्रसंग में मग समाज में तेजी से पनप रही व्यावहारिक विकृति पर थोड़ी चर्चा हुई। विशेष करके समाज के नवधनाढ्यों द्वारा समाज में फैलाई जा रही मनोविकृति पर हमने ध्यान दिलाया। वास्तव में ये एक मनोविकार है, मैं तो इसे यही समझता हूँ। बहुत तरह के मनोविकार होते हैं, मानसिक विकृतियां होती हैं, उसी तरह से यह भी एक मानसिक विकृति है। अपने धन का प्रदर्शन करके समाज में समस्या पैदा करना, इस तरह के मनोवृत्ति वाले लोग अपने सामने समाज को कमतर आंकते हैं। उनका अहंकार समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इस पर मैंने ध्यान दिलाने का प्रयास किया और साथ ही निवेदन किया कि इस तरह के लोगों का जो शादी समारोह के नाम पर करोड़ों करोड़ का खर्च करते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और देखा देखी के चक्कर में अन्य लोग भी अपने को बर्बाद न करें, इस समस्या को समझें। इसलिए ये कह रहा हूं कि जिनके पास धन है वो तो अपने अहंकार का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। वो समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं, अकल्याण कर रहे हैं। समाज के लिए बहुत बड़े खतरे हैं वो, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। उनकी व्यवस्था को देख करके अन्य लोग आकर्षित होते हैं। जिनके पास नहीं है वे कुंठित होंगे, दुखी होंगे। और दूसरी बात कि हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। हम एक ही लक्ष्य मेरा रहता है कि उसने ऐसा किया तो हम उससे कम क्यों, हम भी कुछ करें। उसके लिए हमें समाज के किसी अन्य व्यक्ति का दोहन क्यों न करना पड़े, शोषण कर क्यों न करना पड़े, कुकर्म क्यों न करना पड़े, लेकिन हम करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं और करते हैं। मतलब कि एक अहंकारी को देख करके दूसरा भी अहंकारी बनने की चेष्टा करने लगता है और ये समाज में बहुत भारी विकृति पैदा हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लिंग भेद पर हमारी बात चल रही थी। लिंग भेद में सबसे बड़ा कारण हमने बतलाया, जो मुख्य समस्या जो है ये वैवाहिक कार्यक्रमों में दहेज प्रथा की बात। कारण मुख्य तो वही है कि लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा, लड़का होगा तो दहेज ले करके आएगा। और दहेज ले करके हम क्या करेंगे? दुरुपयोग। सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा। क्योंकि वो पसीने की कमाई नहीं है, वो कमाया हुआ धन नहीं है, वो शोषण किया हुआ लिया हुआ धन है। उसको उड़ाएंगे ही व्यर्थ का। तो
ये प्रवृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक तो मेरा लिंग भेद तो नहीं जाएगा। और पुत्रायते इति पुत्र की जो बात कर देते हैं कि वो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा, ऐसा कहाँ है। शास्त्र मर्मज्ञों को ठीक से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। निषेध नहीं किया गया है। पुत्री भी पिंडदान करने की अधिकारिणी है। वो पुत्रायते इति पुत्र शब्द, वहां पुत्र शब्द का संकुचित अर्थ में हमने, एक पक्षीय अर्थ में हमने प्रयोग कर लिया और मान लिया है, और एक परंपरा इस तरह से चल चुकी है। और फिर गहराई में जाएंगे तो फिर स्मृतियों के दाय विभाग के ये विषय हैं। विभिन्न स्मृतियों का अध्ययन करें, किस तरह से किन परिस्थितियों में ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन यहां मेरा मुख्य ध्यान दिलाना आडंबर के बहिष्कार पर। वैवाहिक समारोहों में आडंबर का सख्त बहिष्कार होना चाहिए। हम स्वयं को ठीक करें, स्वयं को संभालें, स्वयं हम अहंकारी न बने। अगले को रोकने का अधिकार नहीं है। रोकने की चेष्टा करेंगे भी तो कोई मानेगा नहीं और उससे दूसरी समस्या खड़ी होगी। लेकिन मानसिक बहिष्कार तो हम करने का अधिकारी हैं। हम नहीं जाएंगे आपके ऐसे समारोहों में, और स्वयं ऐसा न करें। आडंबर विहीन वैवाहिक संस्कार पर बल देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का आडंबर नहीं। जो शास्त्र विहित है, जो धर्म सम्मत है, जो आवश्यक है, उस कार्य को करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि आपके वैवाहिक बजट जो बड़े बड़े, आज कहेंगे कि महंगाई है, तो महंगाई तो ठीक है, सबके लिए वो महंगाई है ना। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए महंगाई नहीं है। लेकिन खर्च करते समय वे लोग महंगाई का विचार कहां करते हैं। सड़क पर, बाजार में निकलने पर तो लगता है कि महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। महंगाई का प्रभाव वास्तव में अगर समाज में पर पड़ता तो बाजार, सड़कें खाली नजर आती, मॉल खाली रहते। लेकिन ऐसा तो मिलता नहीं है। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कठोरतापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है। आडंबर विहीन वैवाहिक समारोहों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जितने भी यथासंभव आडंबरों को छांटें। और फिर कौन क्या कहेगा की चिंता तो सबसे पहले छोड़ने की आवश्यकता है। कह के ही कोई क्या करेगा। हम अपने औकात भर, अपनी स्थिति भर काम करें। न कर्ज लेंगे इसके लिए, और न हम दूसरे पक्ष का हम शोषण करेंगे। और यथोचित जो है वो जरूरी, जो आवश्यक है, जो शास्त्र विहित है, वो काम तो हम करते नहीं है। सड़क जाम करने के लिए, नाचने गाने के लिए, अन्य वर्गों के तरह देखा देखी भोड़ेपन का प्रदर्शन करने के लिए मेरे पास समय होता है। आपने कभी गौर किया है? लग्न मुहूर्त तो बहुत बारीकी से देखते हैं, कौन सा लग्न है, मुहूर्त का विचार करते हैं। लेकिन जरा सा गौर करके, नजर उठा करके देखे कि एक कितनी शादियां लग्न में हो रही हैं। लग्न निकल जाता है नाचते कूदते व्यर्थ के कार्यों में ही आपका। तरह तरह के आडंबरों को आप नए नए धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं, बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, वैवाहिक बजट पर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं।
और फिल्मी स्टाइल में देखा देखी धीरे धीरे नई नई परंपराएं प्रवेश करते जा रही हैं और हम उसमें बंधते जा रहे हैं, बल्कि कहें कि हम उसमें आकंठ डूबते जा रहे हैं और वैवाहिक वजन बढ़ रहा है। इसलिए निवेदन है कि मग समाज के लिए से मेरा कि कम से कम हम वणिक वृत्ति न अपनावें, वणिक विचार न रखें, परंपरागत तरीके से विवाह को एक संस्कार समझ करके संस्कार जनित जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करें, प्रदर्शन न करें। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी प्रभावित कर रही हैं हमें। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा, शैक्षणिक स्तर ठीक है, हम पिछले कुछ दशकों से थोड़ा सचेत हुए हैं, कन्याओं की पढ़ाई लिखाई पर भी हम ध्यान देना शुरू किए हैं, लेकिन अन्य समाज की देखा देखी और शिक्षा और करियर के नाम पर वैवाहिक व्यय पर जो हम ध्यान देना भूल गए हैं। वैवाहिक व्यय, विवाह की उम्र क्या हो, किस उम्र में हम बेटे बेटियों का विवाह करें, ये बहुत ध्यान देने की बात है। क्योंकि इसका दूसरे ढंग से प्रभाव हम पर पड़ रहा है। हम कई तरह की समस्याओं को आमंत्रण दे रहे हैं समाज में। ठीक है कि शिक्षा और करियर, शिक्षा, लेकिन शिक्षा और करियर के चक्कर में हम 30 वर्ष तक सोए रहें, यानी 30 वर्ष तक हम प्रतीक्षा करते रहे और 30 के बाद जगे, और फिर जो स्थिति है समाज की और जोड़ी बैठाने के चक्कर में तो फिर और 5 वर्ष निकल जाए, स्थिति क्या हो रही है? और इससे उत्पन्न हो रही सामाजिक विकृतियां भी विचारणीय है। इसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है, ये भी विचारणीय है, ये ध्यान देने की बात है। अतः एक समय था जैसे कि पहले भी अति की स्थिति में थे, बाल विवाह की बात होती थी। शास्त्र पलटेंगे तो वहां भी आप पाएंगे कि यहां तक है स्मृतियों में कि पुत्री के रजस्वला हो जाने के पश्चात जितना हम विलंब करते हैं उतना ही हम पाप के भागी बनते हैं। वो समय, जिस समय ये बातें कही गई थी और तदनुसार उन बातों का पालन करते हुए
दूसरी तरफ गौरी दान की प्रथा थी। मतलब कि 12 अधिकतम जो था वो 12 वर्ष के अंदर, 9 से 12 वर्ष के अंदर कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। 9 से 12 वर्ष के अंदर, ठीक है। इसके बाद विरागमन की बात थी। कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि नहीं, उस समय ये प्रथाएं हमारी जो है इस्लामिक सभ्यता के में पनपी होंगी, उस समय की सामाजिक लाचारी को देख करके। ऐसी बात नहीं है, इस इस्लामिक सभ्यता में ये बातें आई, उससे पहले भी ऐसी बातें थी। किंतु वर्तमान परिवेश को, वो भी एक अति की स्थिति थी, परिवेश वो नहीं रह गया है, स्थिति वो नहीं है। तदनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन यह नहीं कि एक अति को छोड़ करके हम दूसरे अति पर हम स्थित हो जाएं। वो अगर अति था तो हम आज भी हम अति में ही, अति की दूसरी सीमा पर हमें दूसरे किनारे पर है। वो 9 से 12 की बात थी तो आज 35 से 40 तक की स्थिति हो गई है। 30 वर्ष तक तो ध्यान ही नहीं रहता, तो वो अबोध मुझे बच्ची नजर आती। क्या भाई, अभी इसकी शिक्षा की बात, अभी इसके कैरियर का सवाल है। शिक्षा और कैरियर 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 को संभालते भर में जो लाइफ का, ये होल लाइफ का जो कैरियर है ना, ये इसकी दुर्गति हो जाती है। और इसके दुष्परिणाम को आए दिन आप कहने की आवश्यकता नहीं है, नजर उठा करके आप समाज में देख लें कि क्या स्थिति हो रही है। तेजी से पनप रहे विवाह विच्छेद जैसे घातक दुष्परिणाम के हम शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे एक और कारण, यहां भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। घड़ा बिल्कुल पक करके अब आ रहा है, कच्चा नहीं है वो, और किसी भी तरह के उस पर लकीर आप नहीं डाल सकते हैं। और पके घड़े पर लकीर डालने की चेष्टा भी करेंगे तो उंगली से सामान्य अवस्था में, सामान्य दबाव से वो लकीर नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ तीक्ष्ण निशान उस पर डालने पड़ेंगे। और हो सकता है कि तीक्ष्ण निशान डालने के चक्कर में वो घड़ा टूट भी जाए। तो वही स्थिति हो रही है। 25, 30, 32, 34 आते आते कन्याएं तो पूर्ण रूप से, अब वो कन्या नहीं, बाला नहीं, युवती भी उन्हें कहना उचित नहीं है, वो प्रौढ़त्व की स्थिति में आ गई। और तब उनका परिवार बदल रहा है, एक नए परिवेश में उनका स्थानांतरण हो रहा है। उस परिवेश में जाकर के टिक पाना असंभव हो रहा है। और उसका परिणाम एकल परिवार, एकल भी नहीं, एकल तक भी सीमित रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब एकल भी निभना मुश्किल है, विवाह विच्छेद। और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम इस पर भी विचार करना, इस पर भी हम विरोध, सामाजिक और कानूनी तौर पर भी हम विरोध नहीं कर पाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कराने वाला नहीं है वहां वो विच्छेदक उसका कैसे हो सकता है। कोर्ट मैरिज का विपरीत डाइवोर्स हो सकता है, कानून से जो विवाह हुआ है वहां पर डाइवोर्स की बात समझ में आती है। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है, जो हमारे वैदिक नियमों से, वैदिक मंत्रों से जो गांठ लगाई गई है, यहाँ पर कानून विच्छेद कराने वाला कौन होता है, ये अधिकार किसने दिया, ये ध्यान तो नहीं जा रहा है। इसका तो विरोध नहीं किया किसी ने किया। हम स्वेच्छा से, हम भी अर्जी लगाने पहुंच जाते हैं अन्यों को देखा देखी। कभी किसी विप्र ने, कभी किसी ब्राह्मण ने ये प्रश्न नहीं उठाया। हमें लग रहा है कि आज पहली बार मैं ये चर्चा
इस मंच के माध्यम से मैं कर रहा हूं। इसके पहले भी मैं अपने आलेखों के माध्यम से इन बातों को रख चुका हूं कि कोर्ट मैरिज का डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन वैदिक विवाह परंपरा का, वैदिक विवाह का डाइवोर्स कैसे हो सकता है? इसमें कोर्ट कौन होता है भाई? कोर्ट को यह अधिकार किसने दे दिया? और यदि बैठ करके संसद भवन में बैठ करके और समाज के कल्याण का झूठा ड्रामा करके, नौटंकी करके, वो झूठ मूठ की बातें पट्टी पढ़ा करके अगर ये थोप दिया गया ये कानून, तो ये कानून ही हमारे ऊपर, इस पर विचार करने की आवश्यकता। विवाह विच्छेद की तो हमारे यहाँ कोई पद्धति, विवाह पद्धति तो लिखी गई है, लेकिन विवाह विच्छेद की तो कोई पद्धति नहीं लिखी गई है, ऋषियों ने नहीं लिखा था। ये एक अलग विचारणीय बिंदु है, किंतु यहां मेरा ध्यान दिलाना है समय को लेकर के कि समय पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे कई तरह की सामाजिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं और भी आगे होंगी। ये विचारणीय बिंदु है। दूसरी बात इसी समस्या से एकदम जुड़ी हुई है, बिल्कुल साथ साथ उसको भी आप ध्यान के दें। पिछले कुछ समय से हम निरंतर विजातीयता के दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। विजातीयता के दलदल हमें आकंठ अपने में समाहित करता जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं। ये शिक्षा और कैरियर का बैसाखी, जो ये जो ढाल जो बना करके जो चल रहे हैं ना, शिक्षा, एडवांस एजुकेशन का क्या यही मतलब होता है कि हम विवेकहीन हो जाएं, हम अपनी परंपरा को भूल जाएं? लेकिन जिस स्थिति में नई पीढ़ी को, जिस माहौल में नई पीढ़ी को रहने का अवसर मिल रहा है, तो फिर पश्चिम से आई हुई चीजें हैं, एडॉप्टेड हैं, तो वो सब तो एडॉप्टेड होंगी ना। आपका अपना नहीं है, ये भारतीय सनातनी सभ्यता की चीजें ये नहीं है। जो कुछ भी आज हमारे सामने दिख रहा है उसमें 90% जो एडॉप्टेड है, बाहर से आयात लाई गई चीजें हैं, वो अपनी संस्कृति के ठीक विपरीत है। वो जमीन आसमान का फर्क है, हेड और टेल जिसको कहते, इतना का अंतर है, ठीक हमारे से विपरीत स्थिति है। क्योंकि हमारे नजरें पश्चिम पर है, लक्ष्य मेरा पश्चिम है, अच्छी नौकरी करनी है। नौकरी कहाँ, पढ़ लिख गए तो अब नौकरी तो भारत देश में नौकरी तो मिल नहीं रही है ना। अच्छी नौकरी का मान ही होता है विदेश, अच्छी शिक्षा का ही मतलब होता है विदेश, अच्छी चीज का ही मतलब होता है विदेश। इस मूर्खतापूर्ण विचार को क्या किया जाए? तो जिस माहौल में नई पीढ़ी पल बढ़ रही है, उस माहौल का ये प्रभाव है, उस परिवेश का ये प्रभाव है। अतः इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और कई तरह की बात अभी देख रहे हैं आए दिन, पिछले आप अधिक नहीं 10 वर्षों का आप जानकारी जुटा लें अपने ही समाज में। अन्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अन्य पर बात करना कोई मेरा उद्देश्य भी नहीं है, मेरी चर्चा का विषय भी नहीं है। अपने समाज में आप नजर उठा करके देख लें, गिन लें कि विजातीयता के दलदल में हमारी नई पीढ़ी कितनी धंसी है। पुरानी पीढ़ी धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी, माता पिता जो हैं
पुत्र मोह में, क्या जो भी कहें, पहला कारण तो पुत्र मोह ही है। धृतराष्ट्र और गांधारी बनने से तो फिर बचने की आवश्यकता है, यहाँ भी कठोरता की आवश्यकता है। ये भी फिर वही प्रयोग की बात आती है कि यहाँ पर तो भी साहस करने की आवश्यकता। पहला कार्य तो ये करना है, मत हो भाड़ में जाए तुम्हारा कैरियर, भाड़ में जाए तुम्हारी उच्च शिक्षा, तुम मध्य शिक्षित ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। ये उच्च शिक्षा हासिल करके क्या किया तुमने? न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का। कहीं राष्ट्र में भी तो नहीं। अब तो तुमको विदेशी डिग्रियां और विदेशी नौकरियां अच्छी लग रही हैं। जाति धर्म विद्वान सारी चीजों को दम बने धज्जियां उड़ा दी। लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि इसके लिए केवल और केवल नई पीढ़ी को दोष देना उचित नहीं है। यहाँ हम 25 और 75 का विभाजन करना मुझे लग रहा है। 25 पीढ़ी ही हम केवल नई पीढ़ी को हम दोष देना, 75% अगर इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस कुप्रथा के लिए अगर दोषी है तो हमारा पूर्व पीढ़ी, नवयुवक को नहीं। वो तो कच्ची मिट्टी है, उसको तो जैसा ढालने का। अगर हम अपना नियंत्रण छोड़ देंगे, टीनेजर्स कहते हैं, पुरानी भी कहावत है, गदह 25 का उम्र, गदह 25 शब्द था पुराना। जिस समय हमें हमारे बाल बच्चों को सही ढंग से अभिभावकत्व की आवश्यकता है, अब तो हम अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में अपने ख्वाब को, अपने सपनों को हम अपने संतानों पर थोपने लगते हैं। दिक्कत तो वहां से शुरू होती है ना। जो हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपना मेरा सपना शेष रहता है, वो बच्चे को पर थोप देते हैं। और फिर वहां भी वही देखा देखी वाले के चक्कर में अगले ने क्या, अगला कौन है, क्या है, हम क्यों उससे अपने को तुलना कर रहे हैं? हम क्यों नहीं बन रहे हैं? हम दूसरे के चक्कर में, दूसरे के देखा देखी के चक्कर में दूसरा बनने के लिए हम क्यों तैयार हैं? ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सही जिस समय गार्जियनी की आवश्यकता है, अभिभावकत्व की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है, उस समय तो हम क्या बचपन से भी क्या बच्चे को भेज दिया, अच्छी पढ़ाई के नाम पर हमने भेज दिया दूर दराज, घर से बाहर चला गया। किसी भी तरह का उसको पारिवारिक माहौल, पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक परिवेश उसे मिला ही नहीं। हॉस्टल में पढ़ा तो हॉस्टल का जीवन तो फिर हॉस्टल गया, खत्म हो गया उसका होश। अब वो हॉस्टल में होश है ही नहीं, वो तो बेहोश है। इसलिए कि जिस समय अभिभावकत्व की आवश्यकता थी, जिस समय चाबुक की आवश्यकता थी, जिस समय लगाम की आवश्यकता थी, उस समय हमने लगाम छोड़ दिया। और अब 30 के बाद, 35 के बाद अब तो लगाम लेकर के क्या करेंगे? अब तो अच्छा है कि वो कृपा कर रहा है, वो नई पीढ़ी की आपको रखे हुए है, अन्यथा तो डाउट आपको तो वृद्धाश्रम में अगर भेज दे रहा है तो ऐसा सच की बात नहीं है। इसलिए फिर इस बात को है कि इसके लिए अधिक दोषी पुरानी पीढ़ी ही है, नई पीढ़ी कम। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम कैसे, क्या, किस तरह का हम शिक्षा तो दे, ये जानकारियां दे रहे हैं, डिग्रियां बड़ी बड़ी ला रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, लेकिन ये शिक्षा मशीन बनाने वाली शिक्षा है, नौकरी दिलाने वाली है, पैकेज, बड़े पैकेज वाली नौकरी मिल जाने वाली शिक्षा है, लेकिन संस्कार वाली बात यहाँ नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में संस्कार नाम की चीज भी नहीं, असंस्कृत है वो खुद। वो क्या हमें संस्कार की बात सिखाएगा? इसलिए इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और सिर्फ विचार करने से काम नहीं चलने का है, निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम क्या करें।
इसी तरह की कुछ अन्य व्यवहारिक विकृतियों पर अभी और भी हम चर्चाएं करेंगे। अभी का ये प्रसंग यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। पुनः आपसे मिलना हो सकेगा। जय भास्कर, जय भास्कर।